महाराजगंज का इतिहास। था बापू का आना जाना तेरी जमी पर इस कदर, इतिहास है गवाह अंग्रेजों को था इसका डर। बापू ने सबको दिया अहिंसा का जो मंत्र, फिरंगी भी कहते थे इसे प्यार का खंजर। बापू के नाम से आबाद हुआ नवासी में तू, मिला जिले का तमगा पहचान में आया वनवासी तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं जायसवाल मीडिया के प्रेजेंटेशन में जिलावार। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में महाराजगंज जिले की ओर, जहां हम जिले के इतिहास के साथ इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक भव्यता से जुड़े कसीदों को जानने और पर्यटकों को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों से आकर्षित करते स्थलों का दीदार कराएंगे। दो अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के पवन पर्व पर अस्तित्व में आने वाले महाराजगंज जनपद के इतिहास की रूपरेखा पुनर्गठित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इस क्षेत्र का कम ही उल्लेख हुआ है। ऐसी स्थिति में तर्कपूर्ण अनुमान का आश्रय लेते हुए इसके गौरवशाली अतीत के पुनर्निर्माण का प्रयास एक जिले के रूप में आवश्यक है। अपने मनोहारी वनों, वनस्पतियों एवं धान के लहलहाते खेतों के लिए विख्यात वर्तमान महाराजगंज जनपद महाकाव्य काल में कारापत के रूप में जाना जाता था, जो कोसल राज्य का एक अंग था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र पर राज्य करने वाले प्राचीनतम सम्राट अयोध्या नरेश इक्ष्वाकु थे, जिन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी। इक्ष्वाकु के उपरांत इस वंश में अनेक प्रतापी सम्राट हुए, जिनको दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानती है। सम्राट राम ने अपने जीवन काल में कोसल साम्राज्य को अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया और इस क्षेत्र का शासन अपने पुत्र कुश को सौंपा। राम के संसार त्याग के उपरांत कुश ने कुशावती का परित्याग कर दिया और अयोध्या लौट गए। वाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता है कि मल्ल उपाधिकारी अर्थात लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु ने कुश के बाद इस संपूर्ण क्षेत्र के शासन सूत्र का संचालन करना प्रारंभ किया और फिर कोसल राज्य के अधीन अनेक छोटे छोटे गणतंत्रात्मक राज्य अस्तित्व में आए, जिसमें कपिलवस्तु के शाक्यों और रामग्राम के कोलियों का राज्य वर्तमान महाराजगंज जनपद की सीमाओं में भी विस्तृत था। शाक्य एवं कोलीय गणराज्य की राजधानी रामग्राम की पहचान की समस्या अब भी उलझी हुई है, परंतु कोलीय का संबंध बौद्ध ग्रंथ में देवदह नामक नगर से किया गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध की माता महामाया, मौसी प्रजापति गौतमी एवं पत्नी भद्रा कात्यायनी अर्थात यशोधरा को देवदह नगर से ही संबंधित बताया गया है, जबकि सिंहली गाथाओं में देवदह को लुम्बिनी के समीप स्थित बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवदह नगर कपिलवस्तु एवं लुम्बिनी को मिलाने वाली रेखा में ही पूर्व की ओर स्थित रहा होगा। एक अन्य पाली ग्रंथ में देवदह के महाराज अंजन का विवरण प्राप्त होता है, जिनके दौहित्र गौतम बुद्ध थे। कोलियों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के ऊपर रामग्राम में एक स्तूप निर्मित किया था, जिसका उल्लेख फाहियान एवं हुएनसांग ने अपने विवरणों में किया है। निरायवली सूत्र नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जब कोसल नरेश अजात शत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों पर आक्रमण किया था, तो उस समय लिच्छवी गण प्रमुख चेटक ने अजात शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए 18 गणराज्यों का आह्वान किया, जिसमें कोलीय गणराज्य भी सम्मिलित था। महाराजगंज जनपद का यह संपूर्ण क्षेत्र नंदों एवं मौर्य सम्राटों के अधीन रहा। फाहियान एवं हुएनसांग ने सम्राट अशोक के रामग्राम आने एवं उसके द्वारा रामग्राम स्तूप की धातुओं को निकालने के प्रयास का उल्लेख किया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उपरांत राजनीतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई,
उसकी चरम परिणति अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बुझ सा गया। 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में जब मोहम्मद गौरी एवं उसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तरी भारत में अपनी नवस्थापित सत्ता को सुदृढ़ करने में लगे हुए थे, तो उस समय इस क्षेत्र पर स्थानीय राजपूत वंशों का राज्य स्थापित था। इस क्रम में चंद्रसेन श्रीनेत के ज्येष्ठ पुत्र ने 87 के राजा के रूप में एक बड़े भूभाग पर अधिकार जमाया, जिसमें महाराजगंज जनपद का भी कुछ भाग सम्मिलित रहा होगा। इसके उपरांत फिरोज शाह तुगलक के समय तक इस क्षेत्र पर स्थानीय राजपूत राजाओं का प्रभुत्व बना रहा। कालांतर में मुगल शहंशाह अकबर ने 1556 ईस्वी में इस ओर ध्यान दिया और अली कुली खां के विद्रोहों का दमन करते हुए इस क्षेत्र पर मुगलों के प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया। 1567 ईस्वी में अली कुली खां की मृत्यु के बाद अकबर ने जौनपुर की जागीर मुनीम खां को सौंप दी। मुनीम खां के समय में इस क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था स्थापित हुई। अकबर ने अपने साम्राज्य का पुनर्गठन करते हुए गोरखपुर क्षेत्र को अवध प्रांत के 5 सरकारों में सम्मिलित किया। उस समय गोरखपुर सरकार के अंतर्गत 24 महल सम्मिलित थे, जिनमें वर्तमान महाराजगंज जनपद में स्थित विनायकपुर और तिलपुर के महल भी थे। अकबर की मृत्यु के बाद 1610 ईस्वी में जहांगीर ने इस क्षेत्र की जागीर अफजल खां को सौंप दी। तत्पश्चात यह क्षेत्र मुगलों के प्रभुत्व में बना रहा। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह क्षेत्र अवध सूबे के गोरखपुर सरकार का अंग था, जिसकी देखरेख के लिए 9 सितंबर 1722 को सआदत खां को अवध का नवाब और गोरखपुर का फौजदार बनाया गया। सआदत खां ने गोरखपुर क्षेत्र में स्थित स्थानीय राजाओं की शक्ति को कुचलने एवं प्रारंभ में वर्तमान महाराजगंज क्षेत्र में आतंक मचाने वाले बुटकल घराने के तिलक सेन के विरुद्ध अभियान छेड़ा, किंतु इस कार्य में उसे पूर्ण सफलता हासिल नहीं हुई और 19 मार्च 1739 को सआदत खान की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात सफदरजंग अवध का नवाब बना। उसने एक सेना तत्कालीन गोरखपुर के उत्तरी भाग अर्थात वर्तमान महाराजगंज में भेजा, जिसने बुटवल के तिलक सेन के पुत्र को पराजित करके उससे प्रस्तुत धनराशि वसूल किया। इसके बाद दोनों पक्षों में छिटपुट संघर्ष होते रहे और अंततः 20 वर्षों के लंबे संघर्ष के उपरांत बुटकल के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। फलतः 10 नवंबर 1801 को नवाब ने कंपनी के कर्ज से मुक्ति हेतु कतिपय अन्य क्षेत्रों के साथ साथ गोरखपुर क्षेत्र को भी अपनी कंपनी को दे दिया। इस संधि के फलस्वरूप वर्तमान महाराजगंज का क्षेत्र भी कंपनी के अधिकार में चला गया। तत्पश्चात इस संपूर्ण क्षेत्र का शासन रूटलेज नामक कलेक्टर को सौंपा गया, जिसने सर्वत्र अव्यवस्था, अशांति एवं विद्रोह का दमन किया। कालांतर में 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसका प्रभाव इस क्षेत्र पर भी दिखाई दिया। 8 फरवरी 1921 को गांधी जी गोरखपुर आए, जिससे यहाँ के लोगों में ब्रिटिश राज के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने के लिए उत्साह का संचार हुआ। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, ताड़ के वृक्षों को काट डाला गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ और उसकी होली जलाई गई। खादी के कपड़े का प्रचार प्रसार हुआ और 2 अक्टूबर 1922 को इस संपूर्ण क्षेत्र में गांधी जी का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षेत्र का दौरा किया, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस कमेटियों की स्थापना हुई। अक्टूबर 1929 में पुनः गांधी जी ने इस क्षेत्र का व्यापक दौरा किया और 5 अक्टूबर 1929 को गांधी जी ने महाराजगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। महात्मा गांधी की इस यात्रा ने इस क्षेत्र के देशभक्तों में नवीन स्फूर्ति का संचार किया, जिसका प्रभाव 1930 से लेकर 1934 तक के सविनय अवज्ञा आंदोलनों में देखने को मिला। गांधी जी के इन्हीं अथक प्रयासों के कारण आजादी के बाद
2 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपिता बापू के जन्मदिन पर प्रशासनिक सुविधा हेतु गोरखपुर से अलग करके महाराजगंज को एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया। भौगोलिक रूप से यह जिला उत्तर में नेपाल देश से, दक्षिण में गोरखपुर व संत कबीर नगर, पश्चिम में सिद्धार्थ नगर और पूर्व में कुशीनगर जिले से घिरा हुआ है। जिले का कुल क्षेत्रफल 2952 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 26,84,703 है, जबकि जिले का जनसंख्या घनत्व 909 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं एवं साक्षरता दर 62.76% पर समायोजित है। जबकि प्रशासनिक रूप से इस जिले को महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के साथ 5 विधानसभा क्षेत्र, 12 विकासखंड, 4 तहसील, 3 नगरपालिका परिषद, 6 नगर पंचायत और 929 ग्राम पंचायत के क्रमबद्ध जाल में सुदृढ़ किया गया है, जिसके माध्यम से लोक कल्याण से जुड़े योजनाओं को लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाकर सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य को चरितार्थ किया जा सके। आर्थिक रूप से यह जिला मुख्यतः कृषि और कृषि से जुड़े छोटे मोटे उद्योगों पर आश्रित है। तराई का क्षेत्र होने के कारण यहाँ बड़े उद्योगों का अभाव है। 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने महाराजगंज को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल करते हुए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के तहत धन उपलब्ध कराया जा रहा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से महाराजगंज जिले में कुछ धार्मिक स्थान के साथ प्राकृतिक और मनोरंजन के थीम पर आधारित स्थल हैं, जहां सैलानी लोग असीम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को जानने का प्रयत्न करते हैं। लेहड़ा देवी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के समय हुई थी। इस धार्मिक स्थल का प्राचीन नाम अदारुणा देवी थान था, जो अब लेहड़ा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने मां भगवती की आज्ञानुसार इस शक्ति पीठ की स्थापना की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपनी पुस्तक सियुकी में इस मंदिर का उल्लेख किया है। बोकरा देवी मंदिर। यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य के घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में फैला है। महदेइया का विष्णु मंदिर। यह जनपद मुख्यालय से दक्षिण भिटौली कामता मार्ग पर स्थित है। इसकी महत्ता इस रोम में निर्विवाद है कि यहाँ भगवान की मूर्ति स्थित है, जो अति प्राचीन है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए 2 प्रवेश द्वार क्रमशः पकड़ी रेंज और चौक रेंज के रूप में स्थित है। पैंथर अभयारण्य की प्रमुख प्रजाति है। आगंतुक इस जगह का दौरा करने के लिए प्रभागीय वन अधिकारी के कार्यालय से और अभयारण्य की प्रविष्टियों से भी टिकट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।